अगर अभी तक आपने हमारा एक भी वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ मिले, बल्कि इसलिए कि एक या दो क्वेश्चन आपके इससे फंसने ही फंसने हैं। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, पियर्सन कोरिलेशन क्या होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक से। तो किनका यूज हम कब करते हैं? अगर हमारा सैंपल साइज बड़ा हो, अगर हमारा पॉपुलेशन लार्ज हो, तब हम यूज करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। और अगर हमारा सैंपल साइज छोटा हो, मीन्स पॉपुलेशन छोटी हो, तब हम यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक। और एक डिफरेंस क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होता है होमोजीनियस पॉपुलेशन पे, मीन्स ऐसी पॉपुलेशन जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स समान हो, एक जैसे हों, उनको एक साथ रखते हैं और फिर हम उनमें से सैंपल ड्रॉ करते हैं और तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। बट नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नियरली हम जितने पॉपुलेशन को चुना था उन सबको अपने हम टेस्ट में इंक्लूड करते हैं, सैंपल नहीं लेते हैं। तो अगर सैंपल नहीं लेंगे, सबको इंक्लूड करेंगे, तो ये वाली दिक्कत आएगी नहीं कि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है। नॉर्मली ऐसा देखते हैं हम लोग कि पैरामीट्रिक में पॉपुलेशन साइज 30 के ऊपर होना चाहिए, बट नॉन पैरामीट्रिक में जितना कम रहे उतना बेहतर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन कहाँ फंसता है कि कौन से टेस्ट पैरामीट्रिक होते हैं और कौन से टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। तो टी टेस्ट, एनोवा, पियर्सन कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे आते हैं पैरामीट्रिक में। और मैन विटनी, क्रुस्कल वालिस, स्पीयरमैन और काई स्क्वायर टेस्ट ये आते हैं नॉन पैरामीट्रिक में। क्यों आते हैं? ये सारे टेस्ट क्या क्या होते हैं, ये सारा भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। फिर एक यहाँ पे डिफरेंस है, जो पैरामीट्रिक होता है वो सेंसिटिव टू आउटलायर्स होता है, मीन्स जो आउटलायर होते हैं, जो डाटा का एवरेज आता है उसको डिफाई करने वाले, वो पैरामीट्रिक में होने की संभावना ज़्यादा होती है, बट नॉन पैरामीट्रिक में नहीं होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पैरामीट्रिक में हम सैंपल ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सैंपल लेंगे तो जरूरी नहीं है आप हर एक चीज़ को एड्रेस कर पाएँ। तो इसीलिए आउटलायर्स जो होते हैं, जो एवरेज डाटा को डिफाई कर पाएँ, वैसे आंकड़े पैरामीट्रिक में ज़्यादा होते हैं, बट नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम पूरा का पूरा पॉपुलेशन ले लेते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट, बट उसके पहले अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था नल हाइपोथेसिस, उसको देख लेते हैं। बिना उसके हम काई स्क्वायर टेस्ट नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो हम क्यों यूज करते हैं नल हाइपोथेसिस? ये जानने के लिए कि जो दो वेरिएबल्स हैं या दो डाटा हैं उनके बीच में कोई भी डिफरेंस है कि नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप है कि नहीं है, एक का दूसरे के ऊपर इफेक्ट है कि नहीं है। अगर ये जानना होता है तो हम यूज करते हैं नल हाइपोथेसिस। अब जब आपने नल हाइपोथेसिस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। आइए उसको फिर से देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर काई स्क्वायर टेस्ट में मैं डायरेक्ट जंप करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और मैं लिंक भी नहीं करवा पाऊंगा। सो टाइप 1 एरर क्या होता है? रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। अब ट्रू नल हाइपोथेसिस क्या होता है? मीन्स जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, फिर भी जबरदस्ती हम रिलेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेमिंग अ न्यू ड्रग इज इफेक्टिव व्हेन इट्स एक्चुअली नॉट। तो मान लीजिए कोई आप स्टडी करने गए और वहां पे आप देख रहे हैं किसी बीमारी पे कोई भी ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं है, तो इन रियलिटी उस बीमारी पे वो ड्रग इफेक्टिव नहीं था, फिर भी आपने दिखा दिया कि नहीं नहीं ये ड्रग काम कर रहा है। अगर आपको याद हो कोविड के टाइम में एक पतंजलि का दवा आया था कोरोनिल, तो बिना लोगों को बताए ये घोषित कर दिया गया था कि ये दवा बहुत इफेक्टिव है। बाद में काफी डांट पड़ी थी उनको सुप्रीम कोर्ट से। तो यही एग्जांपल है रियल लाइफ टाइप 1 एरर का, मींस फॉल्स पॉजिटिव फैलाना। वो पॉजिटिव है नहीं, बट फिर भी उसको दिखा रहे हैं। इसी को बोलते हैं रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। अगर आपसे ये पूछे कि ट्रू नल हाइपोथेसिस क्या होता है, तो इसका मतलब है कि रिलेशन नहीं है। और अगर हम ये पूरा सेंटेंस पढ़ें, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब कि रिलेशन नहीं था, फिर भी रिलेशन हम दिखा रहे थे। इसका मतलब जो हमारा ट्रू नल हाइपोथेसिस था उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। हल्का सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ में तो समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। इसी का जस्ट अपोजिट है टाइप 2 एरर। इसमें क्या होता है? फेलिंग टू डिटेक्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या होता है? कंक्लूडिंग दैट देयर इज नो इफेक्ट और रिलेशनशिप व्हेन देयर इज एक्चुअली वन। तो इसमें हम करते क्या है? फिर से लेते हैं एग्जाम्पल ड्रग वाला, कि मान लीजिए कोई बीमारी है, उसके ऊपर ये टेस्ट करना है कि कोई दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इन रियलिटी वो दवा काम कर रही थी, फिर भी आपने दिखा दिया कि नहीं नहीं ये दवा काम नहीं कर रही है, कोई फायदा नहीं है इस दवा का यूज करने का। तो इसी को बोलते हैं टाइप 2 एरर। अगर दवा काम नहीं कर रही है फिर भी आपने दिखा दिया कि काम कर रही है, तो वो हो जाएगा टाइप 1 एरर। और अगर दवा काम कर रही है फिर भी आपने दिखा दिया कि नहीं कर रही है, तो वो हो जाएगा टाइप 2 एरर। इसी को बोलते हैं
फेलिंग टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, और या फिर बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, फेलिंग टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस या फिर फॉल्स नेगेटिव। इनके सिंबल्स क्या हैं? टाइप 1 एरर को हम डिनोट करते हैं अल्फा से और टाइप 2 एरर को हम डिनोट करते हैं बीटा से। इतना आपने समझ लिया, ये बताना आपको बहुत जरूरी था। अब आगे इसका काम आएगा जिससे आप समझ पाएंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। काई स्क्वायर टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं क्रॉस टैब टेस्ट। इसमें होता क्या है, दो नॉमिनल वेरिएबल हम यूज करते हैं। अब आते हैं पहले वाले चार्ट पे जो मैंने पढ़ाया था पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में। वहां पे ध्यान से देखिए पहला वाला कि डाटा टाइप हम कौन सा यूज कर रहे हैं। पैरामीट्रिक में हम यूज करते हैं इंटरवल और रेशियो, और नॉन पैरामीट्रिक में हम यूज करते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो अभी हमने पढ़ा कि काई स्क्वायर टेस्ट में यूज करते हैं दो नॉमिनल वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, काई स्क्वायर टेस्ट किसमें आएगा? नॉन पैरामीट्रिक में। नॉमिनल और ऑर्डिनल हम यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक में, और इंटरवल और रेशियो यूज करते हैं हम पैरामीट्रिक में। चूंकि काई स्क्वायर टेस्ट में हमने दो नॉमिनल वेरिएबल यूज किया, इसलिए वो आ जाएगा नॉन पैरामीट्रिक में। ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप चेक करना। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें हम निकालते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो वो जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो 0.05 या फिर दूसरे भाषा में या फिर दूसरे वर्ड्स में 5% से कम हो, तभी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब नल हाइपोथेसिस में क्या था कि दिखाना है कि रिलेशनशिप नहीं है, बट अगर हमको अपनी रिसर्च आगे बढ़ानी है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि रिलेशनशिप है, तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे ना अपना रिसर्च। तो अगर हमको अपने रिसर्च हाइपोथेसिस अप्रूव करवाना हो तो उसके लिए हमको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.05 से या फिर 5% से कम होनी चाहिए, तभी हम अपने रिसर्च हाइपोथेसिस को आगे बढ़ा पाएंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे। तो अगर हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशनशिप है तो अब हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ा पाएंगे। जो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है इसको बोलते हैं पी वैल्यू। अगर क्वेश्चन कभी आएगा तो उसमें पूछता है सिग्निफिकेंट वैल्यू या पी वैल्यू, तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या करता है, ये दिखाता है कि एरर कितना है। अगर वो 0.05 से कम है तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है और हमको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो नल हाइपोथेसिस की तरफ जा रहा है। अब इतना मैं आपको 3-5 का समझा रहा हूँ क्योंकि इससे आते हैं क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके पहले बस एक फैक्ट देख लेते हैं जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अगर क्वेश्चन में 0.01 दिया है उसका मतलब होता है 1%। मीन्स क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है 1%। अगर वो 1% बोले तो समझ लेना कि वो बात कर रहा है 0.01 का। अगर वो 0.05 बोले इसका मतलब वो बात कर रहा है 5% का। और अगर वो 0.10 बोले या फिर 0.1 बोले, जिनका मैथ वीक हो उनके लिए बता रहा हूँ, 0.10 या फिर 0.1 दोनों एक ही होते हैं। तो 0.10 का मतलब होता है 10%। ये आप याद रखेंगे। अगर परसेंट में पूछे तो इस तरीके से जाएंगे और अगर पॉइंट में पूछे तो इस तरीके से जाएंगे। क्वेश्चन में कई बार दोनों पूछ लेता है, अभी आपको क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा। तो ये है नेट के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, पूछता कैसे है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पी वैल्यू ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक अ नल हाइपोथेसिस इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड। तो हमने क्या बात किया था अभी, नल हाइपोथेसिस को कब हम रिजेक्ट करेंगे, जब वैल्यू 0.05 से या फिर 5% से कम हो। अब देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सी वैल्यू 0.05 से या फिर 5% से कम है। ऑप्शन ए है 0.38 ऑफ 2%। अब ध्यान से, अब ये मत बोलिएगा कि 0.38 तो ज्यादा है 0.05 से, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये बोल रहा है 2% का 0.38। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि परसेंट और पॉइंट दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसमें 2% ऑलरेडी 5% से नीचे हो गया। 2% पहले हमने देखा, तो परसेंट ऑलरेडी 5% से नीचे हो गया है। इसका मतलब हमारे पास सॉलिड बेस आ गया है कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम ये दिखा सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है और अपनी रिसर्च को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर 2% ऑलरेडी छोटा है 5% से, अब उसका जब हम निकालेंगे 0.38 तो और छोटा आएगा। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ऑप्शन बी है 38%, ये तो ऑलरेडी आपने देख लिया 5% से ज्यादा है। ऑप्शन सी है 2%, ये ऑलरेडी 5% से कम है। इसका मतलब ऑप्शन सी के थ्रू हम ये बता सकते हैं नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है 0.46। अब चूंकि हमको दो वैल्यू को साथ में लेके चलना था और कंपेयर करना था, या फिर 0.05 से कम रहे या फिर 5% से कम रहे, तो ये जो 0.46 है, अब चूंकि ये परसेंट में नहीं दिया हुआ है इसीलिए इसको हम कंपेयर करेंगे पॉइंट वाले से। तो पॉइंट वाले से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 0.05 से 0.46 ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी सॉलिड ग्राउंड नहीं है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दो में ऐसा हमको मिला डाटा जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस गलत है। एक और क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है द रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी कंफर्म्ड इज मोर एट 0.05 पी लेवल देन एट 0.01 पी लेवल।
तो बोल रहा है कि 0.05 पे रिस्क ज़्यादा है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का। जितना हम नीचे जाते आएंगे उतना कम रिस्क रहेगा, और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे मीन्स 0.4 0.5 के आसपास रहेंगे उतना रिस्क ज़्यादा रहेगा। जितना हम कम रहेंगे 0.01 0.02 उतना रिस्क कम रहेगा। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही रहेगा। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का रिस्क 0.05 पे ज़्यादा है बजाय 0.01 पे। सेकंड है स्टेटमेंट, द रिस्क ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर इज लोअर एट 0.05 पी लेवल देन एट 0.01 पी लेवल। अब अभी हमने पढ़ा कि जितना हम नीचे आते जाएंगे उतना रिस्क हमारा कम होते जाएगा। ये कैसे हो सकता है? लोअर कैसे हो सकता है? 0.05 पे हायर होना चाहिए ना। अगर ये बोलता कि 0.05 पे हायर है तो इसके साथ हम जाते, बट ये बोल रहा है कि रिस्क कम है 0.05 पे बजाय 0.01 के, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला स्टेटमेंट सही होगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। इस तरीके से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको कोई करवाता नहीं है, वो मैंने करवा दिया है, समझा भी दिया है कि कैसे करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं लोगों से। एक और बात मुझे यहाँ बतानी थी कि रिसर्च में कभी भी, चूंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो उसमें केवल आप किसी के नोट्स पढ़ के स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये मैंने रियलाइज़ किया है और मैं सबको बोलता भी हूँ। अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हैं, जो कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो 10 में से 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे उसी नोट से डायरेक्ट। फिर वहाँ पे आपको, अब आपका काम है कि आप MCQ लगाओ मैक्स टू मैक्स और उसको 10 तक ले जाओ। अगर आप यहाँ पे 10 में से 10 करते हो तो एग्जाम हॉल में आप आराम से 10 में से 9 या 8 कर लोगे, जो कि रिसर्च में एक अच्छा स्कोर है। तो फेलियर से मत डरो, एटलीस्ट प्रैक्टिस के टाइम पे। अगर आपका MCQ गलत हो रहा है कोई बात नहीं, उसको ये मान के चलो कि मैं यहाँ से सीख रहा हूँ। थ्योरी तो मेरा स्ट्रांग था ही, अब जो गलतियाँ मैं एग्जाम हॉल में करता वो वहाँ ना करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और उससे मैं लर्निंग कर रहा हूँ। तो फेलियर भी एक लर्निंग है, इस तरीके से आप लो। अगर ये आपका माइंडसेट रहेगा तो आप कभी लाइफ में परेशान नहीं होंगे। अब देखते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, दो जो इंटरवल वेरिएबल होते हैं उनके बीच में कोरिलेशन चेक करते हैं। याद करिए, पैरामीट्रिक में हम कौन कौन से वेरिएबल लेते हैं, इंटरवल और रेशियो, और नॉन पैरामीट्रिक में नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो उस हिसाब से ये किस टेस्ट में आएगा, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक? ये आएगा पैरामीट्रिक में। क्यों? क्योंकि हमने लिया है इंटरवल वेरिएबल। इस तरीके से आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा आएगा पैरामीट्रिक में और कौन सा आएगा नॉन पैरामीट्रिक में, अगर आप ये जानते हैं कि कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। इसमें जो रेंज होता है कोरिलेशन का वो -1 to +1 होता है। क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ अच्छे से आपको, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्या करते हैं इसमें हम डायरेक्शन चेक करते हैं और स्ट्रेंथ चेक करते हैं। क्या होता है डायरेक्शन ये भी बताता हूँ आपको, और क्या होता है स्ट्रेंथ ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो -1 और +1 है ये क्या है देखते हैं। -1 का मतलब होता है परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन, मीन्स कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो वहाँ से हम ऊपर आएंगे जब तो -0.6 मीन्स स्ट्रांगली निगेटिव है। फिर उसके बाद 0.3 आता है, उसके बाद और ऊपर आएंगे तो इसका मतलब है मॉडरेट निगेटिव, मीन्स पहले परफेक्टली एकदम निगेटिव था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, मॉडरेट की तरफ आ रहा है। 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन, +0.3 का मतलब होता है मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, +0.6 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, और +1 का मतलब होता है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। इन सारे गुण मिल रहे हैं। तो वैसे इसमें -1 से +1 में देखते हैं कितना कोरिलेशन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, प्लीज इसको आप काई स्क्वायर टेस्ट वाले से मत कंफ्यूज करिएगा। MCQ लगाते वक्त ये मत सोच लीजिएगा 0.6 क्या वहाँ बताया था, 0.3 क्या वहाँ बताया था, ये दोनों अलग हैं, इसलिए मैंने अलग से लिखा भी है। तो इससे क्वेश्चन आते नहीं है, -1 क्या होता है, +1 क्या होता है, 0.6 क्या होता है, 0.3 क्या होता है। तो इसको आप भूल भी जाए तभी चलेगा, बट काई स्क्वायर टेस्ट वाला आपको नहीं भूलना है। इसमें बस आप ये जान लें कार्ल पियर्सन में 2 इंटरवल वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन चेक करता है और ये पैरामीट्रिक होता है, और इसमें डायरेक्शन और स्ट्रेंथ चेक होती है। -1 से +1 होता है। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या होता है। मीन्स अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। और स्ट्रेंथ क्या होता है कि उन दोनों वेरिएबल के बीच में इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर +1 है इसका मतलब है वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, मीन्स हाई इंटेंसिटी है। अगर 0.3 है इसका मतलब है उनमें मॉडरेट है, और अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब है कि इंटेंसिटी एकदम नहीं है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें काई स्क्वायर टेस्ट और कार्ल पियर्सन टेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बता दिया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। एक होता है कैटेगरिकल, कैटेगरिकल का मतलब नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस या फिर नॉन कैटेगरिकल, इसका मतलब है इंटरवल और रेशियो स्केल यूज करते हैं। बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। अब देखते हैं टी टेस्ट और एनोवा क्या होता है। टी टेस्ट क्या होता है, इसमें 2 मीन को कंपेयर करते हैं। पूछ सकता है कि किस टेस्ट में 2 मीन को कंपेयर करते हैं। और टी टेस्ट होता क्या है, पैरामीट्रिक होता है। अब कैसे पैरामीट्रिक मालूम चलेगा आपको, इसका मतलब है इसमें भी इंटरवल और रेशियो यूज करते होंगे, इसीलिए होगा ना पैरामीट्रिक। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि इसमें इंटरवल और रेशियो यूज करते हैं।
यहाँ पे मैं जब पढ़ रहा था 2023 का आई थिंक मेरा ये नोट्स है, जनवरी या फेब का, तो उसमें मुझे एमसीक्यू लगाते वक्त एक फैक्ट मिला था, तो मैंने यहाँ पे वो फैक्ट स्क्रीनशॉट से मेंशन कर दिया है। ऑथेंटिक नहीं है, एमसीक्यू लगाते वक्त मिला था, तो अपने रिस्क पे आप इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है टी टेस्ट की क्या क्या खासियत होती है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर, देखिए ध्यान से राइट हैंड साइड में, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग टी टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे मेंशन है। टी टेस्ट क्वांटिटेटिव होता है, ये मैं जानता हूँ पहले से। नेक्स्ट आता है एनोवा, ये बहुत सिमिलर होता है टी टेस्ट से। इसमें हम 3 या 3 से अधिक मीन का यूज करते हैं। एनोवा का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का एनालिसिस करना 3 या 3 से अधिक मीन का यूज करके। ये क्या होता है? पैरामीट्रिक होता है। इसका मतलब इसमें भी इंटरवल और रेशियो स्केल यूज होगा। अब नेक्स्ट 2 हैं जो नॉन पैरामीट्रिक हैं, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट और क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, दोनों आते हैं नॉन पैरामीट्रिक में। जो विल्कॉक्सन है वो सिमिलर है टी टेस्ट की तरह, और जो क्रुस्कल वॉलिस है वो सिमिलर है एनोवा की तरह। ज़्यादा इसके बारे में मुझे मिला नहीं ऑथेंटिक, जितना मुझे मिला मैंने बता दिया, उतने से आपका एमसीक्यू हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक 2 और फैक्ट्स हैं। कोवर्ट रिसर्च क्या होता है उसका डिफरेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। कोवर्ट का मतलब आपने बता दिया है सामने वाले को जिसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो भैया मैं आपसे डाटा लेने जा रहा हूँ, उनको बता के आप रिसर्च कर रहे हो। जो कोवर्ट में होता है उनमें आप बिना बताए चुपचाप उनसे आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। इसमें दिक्कत कहाँ आती है? कोवर्ट को नॉर्मली मानते हैं कि ये एथिकल होता है, कम से कम बता दे रहे हैं हम लोग कि हम डाटा लेने जा रहे हैं, और कोवर्ट को उतना एथिकल नहीं मानते हैं। याद कैसे करना है? ओ से ओवर्ट होता है और ओ से ओपन होता है, मीन्स ओपन है, बता दिया मैंने। सी से कंसील होता है इंग्लिश में, मतलब छुपाना, और सी से कोवर्ट होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक और है कोहर्ट, इसका मतलब ऐसी पॉपुलेशन का स्टडी करना जो होमोजीनस हो, मीन्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक समान हो, उसको बोलते हैं कोहर्ट। अगर आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, तो आप यहाँ से लिंक कर पा रहे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये दोनों क्या होती हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से।